नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव पर पूरे देश की निगाह लगी है। आखिर दिल्ली देश की राजधानी जो है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी। दिल्ली की हार जीत का असर देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है। इस बात का एहसास बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को भी है। लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है। इस बात का उदाहरण इसी से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा को यहाँ चुनाव की जिम्मेदारी देकर भेजा गया। प्रभात झा के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत के कई रिकॉर्ड बनाए और ऐसा कहा जाता है कि प्रभात जी जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनती है। आइए बात करते हैं प्रभात झा जी से कि दिल्ली में क्या स्थिति रहने वाली है। दिल्ली का मूड भी क्या देश का ही मूड है? प्रभात जी, क्या दिल्ली का भी मूड देश का ही मूड है? मनोज जी, हम जहां जहां जाते हैं कार्यकर्ता के नाते तो घूमते ही हैं। जनता में एक अलग प्रकार का उमंग है। वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी से जुड़ना, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब कांग्रेस यहां थी केंद्र में तो उसकी सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, तो जनता वेट कर रही है कि कब 7 फरवरी आए और मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा नीति सरकार जो है उससे जुड़े। प्रभात जी, एक बात देखने में आ रही है कि आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा। ठीक है, लोकसभा का चुनाव था, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आपने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव लड़े, उसमें भी नरेंद्र जी पे ही पूरा फोकस रहा। दिल्ली में किरण बेदी क्यों? दिल्ली की राजनीति में हमारी जो लड़ाई है वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। वैसे कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक दल है, अब वो कितना लड़ पाती है वो जाने, लेकिन एक नक्सलाइट माइंड के व्यक्ति केजरीवाल से हमारी लड़ाई है, जो सुबह से शाम षड्यंत्र ही करता है। और हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और कदम ना उठा ले, क्योंकि वो राजनीतिक दल के कोख से, गर्भ से नहीं आया है। उसके पीछे कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। दल चलाना नहीं जानता है, वो गिरोह चलाना जानते हैं। और इसलिए ऐसे में सचेत रहना, सतर्क रहना, चुनौती मानकर चलना निश्चित रूप से दल का एक धर्म है। इस नाते हम सब लोग ये कर रहे हैं। कोई घबराए नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है, लेकिन सतर्क तो हैं। लेकिन प्रभात जी, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि वो तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही रात को उनके नरेश बाल्यान नामक मेहरौली से जो चुनाव लड़ रहे हैं, 5000 शराब की बोतल पकड़ी गई है, चैनलों पर चल रहा है। ये कैसी आम पार्टी है, ये कैसी ईमानदार है, ये कैसी वफादार है, ये कैसे पहरेदार हैं, इसका सीधा साधा जागता उदाहरण है। कुछ ही दिनों में और भी पकड़े जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं ना स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि कटघरे में है वो, झूठ बोलने पर, धोखा देने पर। और उसका मुख्य कारण है कि वो किसी राजनीतिक दल से लंबा समय हो रहे नहीं है, वो दल जानते ही नहीं है। पूरे अरविंद केजरीवाल के लोग नक्सलाइट लोगों से मिले हुए हैं, इनके संबंध पाक से जुड़े हुए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन होगा, क्यों डरे हुए हैं? इनके संबंध पाक से हैं, पाक द्वारा संचालित होते हैं। आप देखिए, भारत पर जब जब सीमाओं पर हमले हुए हैं, क्यों चुप रहे? ये अलगाववादी ताकतों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल यह है कि हमारी नियत क्या है, और इसलिए भारत पर इनका कोई विश्वास नहीं है। ये नक्सलाइट है, ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और भारतीय राजनीति को, दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए पता नहीं कौन सा नक्सलाइट इनके दिमाग के पीछे लगा हुआ है। अराजकता दिल्ली की राजनीति में नहीं आने देंगे। दिल्ली विश्व स्तरीय शहर बने, इस और हमारा ध्यान है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 8 महीने में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे तो 49 दिनों में माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ एक कलम क्यों नहीं चलाई उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज करूंगा। क्या वजह हो गई? एक तरफ कांग्रेस से समर्थन लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि शीला दीक्षित को हम एफआईआर करेंगे। राजनीति में ये दो मुंह से बातें नहीं होती हैं। वो मैंने पहले कहा कि वो राजनीतिक है ही नहीं। तो बीजेपी आपको लगता है कि चुनाव जीतेगी? देखिए, जब कुछ भी नहीं था, 2013 दिसंबर का महीना,
8 तारीख को परिणाम आए थे, न हमारे देश में प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, या देश में जो प्रधानमंत्री वर्तमान में नहीं थे, न एनडीए नीति सरकार, एनडीए की सरकार थी, न हम 4 राज्य जीते थे, तब हम नंबर 1 आए थे। आज तो पूरी ताकत चुनौती के रूप में लेकर आएंगे ही नहीं, स्पष्ट बहुमत से आएंगे। नहीं, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा प्रभात जी कि हाल में जितने सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी और केजरीवाल पार्टी के मुकाबले को कांटे का बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं इन सब बातों को इसलिए मानता हूं, सर्वे एक संकेत देता है। सर्वे ने संकेत दिया तो हम और ताकत से लग रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्वे सुपरफिशियल हो जाता है। हमारे अनुकूल आए तो हम अच्छा कहें, ऐसा नहीं है, प्रतिकूल भी आए तो अच्छा है। सर्वे से हम सतर्क हुए हैं और ताकत लगा। आप केजरीवाल को नक्सली कह रहे हैं, आप उनको अराजक कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक समर्थन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल पार्टी के साथ तो है। पिछली बार उनको 28 सीटें मिली, लोकसभा चुनाव हुए, उन्हें कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट मिले। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती, तो ये कैसा विरोधाभास? ये अभी कैंट में चुनाव हुआ था, 11 जनवरी को परिणाम आया था। 8 वार्डों के चुनाव हुए, छावनी बोर्ड, दिल्ली कैंट विधानसभा में तीनों पार्टियां लड़ी। 36% हमको, 34% कांग्रेस को और 22% आप पार्टी को। 8 में से 5 हम जीते, 3 में 2 कांग्रेस और 1 आप। इससे राजनीतिक स्थितियां पता लगती हैं। बात रही 31% वोट उनको मिले, सवाल कांग्रेस कमजोर हुई है और कांग्रेस के कमजोर होने के कारण कुछ वोट उनको ट्रांसफर हो जाता है। अभी तक लोगों को पता नहीं था, 2013 अन्ना से चोरी की गई पार्टी थी। अन्ना की श्रद्धा से उपजी फसल पर बनी दल थी। अब क्या हो गया? अब जनता को मालूम पड़ गया, भैया मुख्यमंत्री भी बन गए थे अपने भगोड़े भैया, और भगोड़े भैया मुख्यमंत्री बनने के बाद भाग गए। 49 दिन में क्या किया और कहां चले गए? बनारस। अब आपने आज एक अखबार में बनारस के जो इनके प्रस्तावक थे, कोई गुप्ता जी हैं, उनने आज इंटरव्यू दिया यहां सबसे बड़े अखबार में कि भैया मैं तलाश कर रहा हूं, कहां चला गया, चिट्ठियां लिख लिख के जे परेशान हो गया। इसने कहा था बनारस में प्रस्तावक बनो, मैं बन गया, लेकिन उसके बाद गायब है, कहीं आता नहीं है। झूठ के पुलंदे से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया में सत्य से जीत होती है और सत्य के साथ चलना पड़ता है। आज हम क्यों ये लड़ रहे हैं मालूम आपको? हमें सिर्फ केजरीवाल को हराना नहीं है, हमें सिर्फ आप पार्टी को हराना नहीं है, हमको इन दो लोगों को राजनीतिक में हटाना है। ये अराजक तत्व हैं, ये नासूर है राजनीति के लिए, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े आपराधिक तत्व के रूप में आगे आएंगे। इसलिए इसको अभी ही जनता के समर्थन से समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा लाभ रहेगा। आपने अन्ना हजारे की बात की कि उस आंदोलन से ये पार्टी उपजी, उसके नाम पे आगे बढ़ी। उसी आंदोलन से किरण बेदी भी निकली, आपने किरण बेदी को साथ लिया। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि किरण बेदी अवसरवादी हैं, आपको लगता है अवसरवादी हैं? अब ये देखिए, आरोप सिवा आरोप लगाने के केजरीवाल जी के पास कोई काम है? कोई आरोप लगाने सिवा आरोप लगाने, ट्वीट करना, एसएमएस करना, जनता के बीच में जाना पड़ता है और सत्य की आराधना और साधना करनी पड़ती है। दिक्कत ये हो गई है कि राजनीति को इन्होंने कुछ लड़कों के बीच का खेल समझ लिया है। ऐसा नहीं होता है। जनसंघ 1951 से, कांग्रेस वर्षों से, 125 साल हो गए उसको काम करते करते। दल बनाना पड़ता है, गिरोह नहीं बनाना पड़ता। और इसलिए अवसरवादी कहकर वो किरण बेदी के 40 साल की ईमानदारी, पहली आईपीएस महिला, भारतीय राजनीति में नहीं भारतीय समाज में पुलिस में रहते हुए अपनी एक साख बनाना। आप जानते हैं कि काजल की कोठरी में बिना कालिख लगे कोई निकल आए तो कितना भाग्यवान होता है वो। पुलिसिया नौकरी में किरण बेदी रहने के बाद, 40 साल तक अनवरत सेवा करने के बाद कहीं कोई कालिख नहीं लगी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? और आज दिल्ली मांग रही है एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ महिला को जो दिल्ली का नेतृत्व करे। ठीक है, ये तो प्रभात जी जो हैं वो किरण बेदी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल पार्टी के भीतर से भी उठ रहे हैं। अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं पूछूंगा कि पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है किरण बेदी को लेकर।
प्रभात जी, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया किरण बेदी की खूब प्रशंसा की, ईमानदार अफसर रहीं, राजनीति में आई हैं, आपने मौका उनको दिया। पार्टी के भीतर में कुछ लोग सवाल उठा रहे कि क्या जो पुराने नेता थे उनको क्यों किनारे कर दिया गया, क्यों किरण बेदी को एकदम मौका दे दिया गया, क्या वजह क्या थी किरण बेदी की? किनको अलग किया गया, किनको किनारे किया गया? हमने सबको सर का ताज बनाया है। आज भी डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री हैं, चांदनी चौक से सांसद हैं। क्या आप चाहते हैं कि उनका इस्तीफा कराकर फिर से एक मध्यावधि? ये देश चुनाव में डूब गया है, उपचुनाव में डूब गया है। रोज चुनाव, हर महीने चुनाव। अब ये चुनाव हो रहा है, फिर नवंबर तक 3 चुनाव। क्या इस देश को चुनाव में झोंक दें? विकास की पटरी पर नहीं लाए। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वो भारत की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की सेवा। बात रही विजय गोयल जी की, वे तो इस समय राज्यसभा में हैं और राज्यसभा में सेवा कर रहे हैं। राजस्थान से लाए हम दिल्ली की सेवा के लिए। बात रही बृजेंद्र गुप्ता की, तो चुनाव लड़ रहे हैं रोहिणी से। किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? विजय कुमार मल्होत्रा जी को आपको पता ही है, थोड़ा स्वास्थ्य उनका अस्वस्थ है, अच्छी बड़ी उम्र हो गई है उनकी, फिर भी लगे हुए हैं। हमने किसके साथ अन्याय किया? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जनार्दन मानती है, भगवान मानती है। वो हमारा सेतु है। उस कार्यकर्ता की दम पर ही हम निर्णय लेते हैं। और इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वरूप बदला है, राजनीति की प्रकृति बदली है कि नहीं, विकास, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त, उस दिशा में किरण बेदी का कैरियर बहुत शानदार रहा है। शेष जीवन वो दिल्ली को समर्पित करना चाहती हैं और ट्यूनिंग होगी। एक प्रशासनिक अनुभव भी है, अब राजनीतिक पायदान पर भी आई हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद होगा, दिल्ली का विकास होगा। टिकटों को लेकर भी कुछ सवाल उठे कि आपने बाहर से आए हुए नेताओं को, दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट तुरंत दे दिया, और जैसे कृष्णा तीरथ, विनोद कुमार बिन्नी, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया और अपने जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा की। ये हाँ, हालांकि आपकी पार्टी का मामला है, आप किसे टिकट दे किसे नहीं दें, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल कहीं ना कहीं ये है। देखिए, कृष्णा तीरथ 40 साल से कांग्रेस में रही। डॉक्टर वत्स 2-3 बार विधायक रहे और बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे। हम जानना चाहते हैं कि 40 साल की तपस्या को छोड़कर कृष्णा तीरथ क्यों आई? अनुसूचित जाति की महिला केंद्रीय मंत्री रही, क्यों बीजेपी में आई? कहीं ना कहीं दर्द था। लोग समय नहीं दे रहे मिलने के लिए, अपनी बात नहीं रख सकते, घुटन महसूस कर रहे थे। तो क्या ऐसे राजनीतिक नेताओं को सामाजिक सेवा करने का अवसर न दिया जाए? और अगर मान लीजिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, अनेकों बार विधायक रही कृष्णा तीरथ अगर पटेल नगर से टिकट मांगती हैं या लड़ती हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? समाज सेवा करने के लिए अगर कहती हैं, बस ये दिए सकूर बस्ती से लड़ते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारा मानना है, देखिए, अब हमारा कार्यकर्ता मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, सत्ता में है, विरोधी दल में नहीं है। वो समझता है कि हमको सरकार बनाना है और आज जीतना अनिवार्य है। कौन जीतेगा, पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी के विवेक को वो अपने विवेक से बड़ा मानता है और पार्टी का विवेक कार्यकर्ता के विवेक से बड़ा होता है। और इसलिए सामूहिक निर्णय जब होता है तो कार्यकर्ता कहता है कि जो निर्णय, जो हुक्म पार्टी का, वो मानता है। कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल पार्टी का आरोप और है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलती है। गुजरात दंगों की वो बात फिर से करते हैं चुनाव में। क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? गुजरात दंगों की बात करते करते गुजरात के मुस्लिम तो उनसे सब कट गए, कांग्रेस से भी, और मोदी जी के समर्थक बनते गए। आज उनकी ही पार्टी की जो केजरीवाल आप कह रहे हैं, साजिया कौन थी? गाजियाबाद से कौन लड़ी थी? मैं तो नहीं लड़ा था। आरके पुरम से कौन लड़ी थी? मैं तो नहीं लड़ा था। और वही साजिया आज आपको छोड़कर क्यों चली गई? मैं जानना चाहता हूं। हम पर तो बहुत आरोप लगाते हैं। हम जब से पैदा हुए राजनीति में 21 अक्टूबर 1951 से, तब से आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो आरोप लगते लगते ही हम 2 से 282 हो गए हैं। केजरीवाल देश की जनता और मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, कांग्रेस ने जितना गुमराह किया मुस्लिमों को, धीरे धीरे मुस्लिम अब समझ में आ रहा है और देश की जो राष्ट्रीय धारा है उसके साथ वो जुड़ने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। और वो गर्व के साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जानते हैं
हाँ, अलगाववादी ताकतों से हम दूर रहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिमों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अच्छा कहते हैं, उनसे काम लेते हैं। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। प्रभात जी, एक छोटा सा ब्रेक और लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा दिल्ली के मुद्दों पर। एक बार फिर ब्रेक के बाद प्रभात जी आपका स्वागत है। प्रभात जी, दिल्ली में जो मुद्दे बन रहे हैं इस बार, करीब 2.5 दशकों से मैं भी दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूं कि पानी मुफ्त, बिजली सस्ती, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये दिल्ली में जो मुफ्त राजनीति का कल्चर पनप रहा है, इसे आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? क्या बीजेपी भी वो मुफ्त का ऑफर दे रही है जो केजरीवाल मुफ्त का ऑफर दे रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र पे हमने तो जारी नहीं किया, हमने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि हम बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। नरेंद्र मोदी जी की ये संस्कृति नहीं है कार्य की। एक भी जगह उन्होंने गुजरात में कभी यह नहीं कहा, हाँ ये कहा कि 24/7, 24 गुणित 7, 24 घंटे बिजली देंगे, इसका प्रयत्न करेंगे। पानी की उपलब्धता होगी, जिस तरह से होगा वो काम करेंगे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुफ्त देंगे। ये तो वो लोग करते हैं जिनको राजनीति नहीं करनी होती है, जो किसी भी तरह हथियाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और इसी गुमराह होने से हमने दिल्ली को बचाने की बात की है। लोग जो दल के, अब कांग्रेस कह रही है कि हम ये कर देंगे, 1.5 रुपये पर यूनिट मिलेंगे, संभव ही नहीं है। और ये बातें वही कर सकते हैं मनोज जी जो सत्ता में नहीं आएंगे, उनको कन्फर्म है। और यही घोषणाएं कन्फर्म करती है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है सब चीजें। हाँ, जनता की सुविधा जो प्राथमिक है उसके लिए काम करेंगे। 24 घंटे बिजली आवश्यक है, कम दर पर, मुफ्त में नहीं, कोशिश करेंगे, उसकी सब्सिडाइज करेंगे, आय के आधार पर करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, वो देखने की बात है, जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो जनता का भी अपमान है। कोई जनता कहती है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं भिखारी हूं। क्या जनता यहाँ की भिखारी है? सब मुफ्त करेंगे? ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए ऐसा न करके हमने भी एक नीति बनाई है, सब्सिडाइज रेट पर धीरे धीरे जिसकी आमदनी जैसी होगी वैसा काम करेंगे। पिछले 1 साल में दिल्ली ने एक टकराव की राजनीति को देखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी कांग्रेस के समर्थन से, और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। रोज़ धरने प्रदर्शन की राजनीति दिल्ली में हुई। मान लीजिए अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी की बनती है, क्या नफ़ा नुकसान दिल्ली को होगा? हम ये मानने को इसलिए तैयार नहीं होंगे कि हम दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ रहे हैं। जनता पूरी तरह मूड में है कि देश के मूड के साथ जुड़ो। आप पार्टी है क्या? जनता ने एक बार कांग्रेस से नाराज होकर उसको जरा सी सीटें दे दी, कभी कभी होता है। लेकिन जनतंत्र में जनता बहुत परिपक्व होती है। उसने सिर्फ 8-9 महीने में समझ लिया क्या है। इसलिए यह बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि केजरीवाल आ गया। और दूसरा, दिल्ली अराजक नहीं है, दिल्ली अराजकता नहीं चाहती है। इसलिए अराजक जो स्वयं कहता कि आई एम एनार्किस्ट, मैं एनार्किस्ट हूं, मैं अराजक हूं, और अपनी तुलना महात्मा गांधी से करने लगता है और दिल्ली की जनता को अंग्रेज समझने लगता है, तो ऐसे लोगों से आगाह करना हमारा काम है। यह हमारा राजनीतिक धर्म है, यह हमारा सांस्कृतिक धर्म है, यह हमारा सामाजिक धर्म है, यह हमारा दलीय धर्म है, यह हमारा देशीय धर्म है। इसलिए हम जनता को आगाह कर रहे हैं। केजरीवाल की शिकायत ये भी है कि आप लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाया। जिन्होंने गणतंत्र दिवस पे तिरंगा को कुचल दिया हो, गणतंत्र दिवस का अपमान मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर बैठे हो, क्या पता वो क्या करे। इसीलिए मैंने कहा माइंडसेट एनार्किस्ट है, नक्सलाइट दिमाग से काम करते हैं, नक्सलाइट के करीब है वो। जवाब देना होगा और आने वाले दिनों में उन गिरोहों का पता लगेगा कि इस केजरीवाल के पीछे, किसके पीछे कौन खड़ा है, ये किसके इशारे पे काम करते हैं, वे कौन भारत विरोधी लोग हैं, धीरे धीरे सामने आएगा। प्रभात जी, दिल्ली में जो राजनीति हुई वो झुग्गी झोपड़ी खूब होती है। कांग्रेस का लंबे समय शासन रहा, बीजेपी 5 साल शासन में दिल्ली में रही। झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं मिला। आज भी तमाम जगह हम झुग्गियां देखते हैं दिल्ली में। केजरीवाल तो बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं झुग्गी वालों को। आपकी पार्टी का विजन क्या है झुग्गी झोपड़ी को लेकर? आप पार्टी 5000 शराब की बोतलें पकड़ी जाती है और झुग्गी में बांटने के लिए बांटी, वो शराबी बनाना चाहते हैं।
वो कबाबी बनाना चाहते हैं, वो गरीब को खरीदना चाहते हैं। हम 2022 तक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाजपा का ये ऐलान जहां झुग्गी वहां मकान, एक सपना है कि झुग्गी मुक्त भारत हो। जिस तरह हमने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की है, वैसे ही झुग्गी मुक्त दिल्ली की कल्पना की है और धीरे धीरे होगा। अपने पहले भाषण में 10 जनवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा एक सपना है, कठिन सपना है, कठोर सपना है। लोग कहते हैं ऐसा सपना क्यों पालते हो, लेकिन मैं चाहता हूं और उसकी शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी। 2022 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं होगी। प्रभात जी, आखिरी बात, आपके विरोधी ये कहते हैं कि 8 महीने सरकार को, मोदी सरकार को हो गए, इसमें कुछ नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, कोई बड़ा फैसला नहीं आया, काला धन वापस नहीं आया, इस तरह के तमाम आरोप आपके विरोधी आप पे लगाते हैं। आपका क्या कहना है, कुछ हुआ 8 महीने में या नहीं हुआ? पहली बात तो महंगाई पर नियंत्रण हुआ है मनोज जी, बहुत साफ साफ बता रहा हूं। आम आदमी से पूछिए, चावल के दाम बढ़े, गेहूं के दाम बढ़े, चीनी के दाम बढ़े, चाय के दाम बढ़े, तेल के दाम बढ़े? नहीं, उल्टे 11 बार पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 10.5 से 11 रुपए। हर महीने भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सामान्य से सामान्य परिवार और उच्च श्रेणी के परिवारों में भी, मध्यम श्रेणी के परिवारों में 1,500 से 5,000 रुपए की बचत शुरू हो गई है। हर घर का हिसाब लगा लीजिए, किसी सरकार ने 8 महीने में 1,500 से 5,000 रुपए की बचत की हो? दूसरी बात, देश की साख बढ़ाई है हमने। पाक अब आंख दिखाकर नहीं कहता है, सीमा, सरहद, संविधान, संसद, इसकी गरिमा बढ़ाई है। अगर वो गोली दागता है तो यहां से गोला दागा जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अब दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से हिंट नहीं दे, उनको ऑलरेडी ऑर्डर है, गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, टिट फॉर टैट, जवाब दीजिए। और इसलिए आपने देखा होगा, ओबामा हो, चीन हो, जापान हो, सब ने भारत के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू किया है। इससे बड़ी बात क्या होती है कि गणतंत्र हमारा, और ओबामा सैल्यूट देने आया है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया है, ओबामा जी को। इससे बड़ी बात क्या होती है? आजादी के बाद क्यों नहीं आया विश्व का सर्वशक्तिशाली देश कहलाने वाला उसका राष्ट्रपति, क्यों नहीं आया था अब तक? आज क्यों आ रहा है? हमने भारत की साख लौटाई है, जो साख वर्षों से गुजर गई थी। 8 महीने में भारत की साख ग्लोबल मैप पर बहुत उभर कर आया कि नहीं, यहां व्यापारी भी आएगा, यहां रोजगार भी लाएगा, यहां बिजनेस भी होगा, यहां सारे काम होंगे। इसलिए एक स्थिरता, जैसे स्पष्ट बहुमत मिला तो स्थिर सरकार, ये विश्वास पैदा हुआ है। इसीलिए रूस, चीन, फ्रांस, चीन, ये सब आज कतार में है, भारत के साथ है। ऐसा ही नहीं, भूटान हो, नेपाल हो, सिक्किम हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने, उनके प्रधानमंत्री ने छोटे को भी गला लगाया है और बड़े को भी गला लगाया। और विदेश नीति पर इतना बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पूर्व में नहीं देखा गया था। चलिए, ये थे प्रभात झा जी, जो हमें बता रहे थे दिल्ली में बीजेपी की क्या रणनीति है और बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये तो समय बताएगा, 10 फरवरी को पता लगेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और उनके विरोधियों की क्या स्थिति रहती है। प्रभात झा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देश की बात में अगली बार किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।